जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 हिंदी 2024 पेपर के बारे में। देखिए आपका पेपर तो फरवरी में ही होने वाला है और अब कौन सा महीना चल रहा है आपको तो भली भांति मालूम ही है। देखिए यानी कि टोटल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है और यदि अब भी आप सो रहे हो या आलसपन के वजह से ओढ़ना में लुकाए हुए हो तो भैया उठ जाओ, क्योंकि यदि अब अगर आप नहीं उठेंगे तो आप एग्जाम के बाद हमेशा के लिए उठ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि रिजल्ट के दिन यदि नंबर कम आया तो पिताजी का चप्पल और माताजी का बेलना तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी पढ़ लो, समय है। ठीक है, चलिए देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। ठीक है, काफी कमेंट आ रही थी कि सर हमें गद्यांश तो करा दो, ये 6 नंबर की बात है। तो लो मेरे भाई, आज के वीडियो में आपका 6 नंबर बिल्कुल हम कंफर्म कर देते हैं, 100% की गारंटी से पक्का कर देते हैं। ठीक है, और देखिए मैं पूरा गद्यांश को सॉल्व कराया हूं, पूरा उसका संदर्भ में सब कुछ कराया हूं। ठीक है, और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या इजीली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा देखते हैं इसको और समझते हैं। पहला गद्यांश आपके सामने है। अब मैं पूरा गद्यांश तो नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरा गद्यांश पढ़ने लगूं ना मेरे भाई तो कम से कम आपको मैं 5 से 6 या 7 गद्यांश बताने वाला हूं, तो गद्यांश पढ़ने में ही आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं बस 2-3 लाइन पढ़ूंगा, समझाऊंगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, संदर्भ में मैंने सब कुछ लिख रखा है, आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला अक्षर है इसका विश्वपात्र मित्र, और मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि यदि किसी गद्यांश में मित्र शब्द दिख जाए ना तो समझ लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा गद्यांश, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं ये पीडीएफ तो दे ही दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा। इसका पहला क्वेश्चन होगा संदर्भ। बोलेगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या बोलेगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो दोनों पूछिए, आपको सेम इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं, सेम आपको ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। ठीक है, पहले आपको डालना है संदर्भ ऐसे करके, ठीक है, फिर नीचे अंडरलाइन कर देना है। रेड पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू। यहां पर जो मैंने रेड कलर का यूज किया है, यहां पर आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और जो मैं ब्लैक से लिखा हूं उसे आप ब्लू पेन से लिखेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब आप कहेंगे सर आप ये ब्लू से लिखो तो इसको किस कलर से हम लिखेंगे, तो अरे मेरे भाई ये मैं हेडिंग बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए लिखा हूं, आप सब ब्लू पेन से लिखोगे। ठीक है, सिर्फ हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है और सभी के सभी आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या, देखिए प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मिल गया 2 नंबर, और क्या चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब रेखाचित्रांश की व्याख्या कैसे करेंगे, मतलब देखिए आपको मैं यहां पर एक बार दिखा दूं, एक बार बस दिखा रहा हूं, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक देखिए क्या किया गया है, रेखाचित्र किया गया है, यानी कि अंडरलाइन किया गया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं यहां पर दिखा देता हूं। चलिए तो मैंने व्याख्या करा है, पढ़ देता भी हूं। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन में उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। थोड़ा सा और है, देख लीजिए। देखिए ये नहीं है कि देखिए इतना सारा मैंने कर दिया, कोई नहीं, आपको आपके मन में जितना ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा आप व्याख्या कर सकते हो उतना ही करना, जरूरत नहीं कितना आप करो। ठीक है, इसका आधा भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप पढ़ो, पहले जो रेखाचित्र किया गया उसको पढ़ो, उसके बाद आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है ना वो लिख दो। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि बुराइयां और गलतियों से हमें बचाता है, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर संत मार्ग पर यानी कि सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा, और
जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक स्वभाव सहायक प्रदान करेगा, जिससे हमें सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन है, इसी गद्यांश का सा का नंबर कि व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। ठीक है, गद्यांश देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और गद्यांश को पढ़िए, आपको हुआ उससे आंसर मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने गद्यांश से ढूंढ के लिखा है कि व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उन्हें उत्तम कार्यों की ओर परिवर्तित करेगा, यानी कि ले जाएगा, मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएगा, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन है इसी गद्यांश से रिलेटेड कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए, अब गद्यांश पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसमें लिखा है गद्यांश में कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उन संकल्प को दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पृष्ठ करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जो हमारा दूसरा गद्यांश है वो देख लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। जब मैं पेपर दिया था ना तो ये गद्यांश आया था। ठीक है, और ये उसी टाइम नहीं आया था, उस टाइम से ये लगातार आ रहा है, तो आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ठीक है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस इतना शब्द, जब भी कुसंग आ जाए, देखिए इसमें मित्र कहीं दिया होगा जरूर। देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, एक मिनट ढूंढ लूं मैं, अगर मित्र नहीं दिया तो उसका भी उपाय है मेरे पास। नीति वधिचा की समान गिरती उड़ती, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको बस ध्यान में रखना है कि यदि किसी गद्यांश में कुसंग दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वह मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ आपको अपने से लिखना है, मैंने अभी पहला गद्यांश में लिखा दिया है, अब आपको संदर्भ अपने से लिखना है। सिर्फ पाठ का नाम मैंने लिख दिया है, मित्रता। अब रेखा चित्रांश की हम व्याख्या करेंगे, लेकिन इस गद्यांश में आपको एक बात ध्यान देने वाली जरूरत है, यहां पर 2 बार रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है। क्यों, आप देखेंगे यहां पर क्या कि मैं यहां से लिखकर यहां तक ब्लैक कलर से लिखा हूं, लेकिन यहां से यहां तक मैं भूरा कलर से लिखा हूं। क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि मेरे भाई ये 2 बार रेखा चित्रांश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि एक बार यहां से यहां तक कीजिए और एक बार यहां से लेके यहां तक कीजिए। ठीक है, चलिए तो कर देते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर, एक मिनट को कर देने दीजिए, पहले लिखेंगे हम प्रथम रेखा चित्र अंश की व्याख्या। ठीक है, फिर लिखेंगे वहां पर कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। हमने कर दिया, अब हम द्वितीय जो है रेखा चित्र उसकी व्याख्या उसको कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे दोनों नहीं देता है, ये 2 कभी नहीं देता है कि प्रथम भी कीजिए द्वितीय भी कीजिए, एक ही देता है। लेकिन यही गद्यांश दे देगा और बोलेगा जो भी हमने प्रथम वाला किया ना व्याख्या वो दे देगा करने के लिए, या द्वितीय वाला करने के लिए दे देगा। तो मैंने दोनों को ले लिया है कि भैया दोनों में तो कोई पूछे हम तो कर ही देंगे। ठीक है, मानव जीवन में अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, वरन पर्याय इसे गिरा देता है। ठीक है, इसी प्रकार में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए ऐसी सिडमा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। ठीक है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन को शुद्ध, स्वास्थ्य तथा उन्नत बनाती है। ठीक है, इतना लिखना है। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे इसी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसी गद्यांश से रिलेटेड कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है।
तो गद्यांश में ये लिखा है कि वह पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, यानी कि आगे बढ़ाएगी। ठीक है, इसी गद्यांश का दूसरा क्वेश्चन है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो लिखेंगे आप, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय करता रहता है। ठीक है, चलिए जो हमारा तीसरा गद्यांश है उसे देख लीजिए, और ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि शुरू में ही मित्र दिख गया। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां से यहां तक अंडरलाइन किया गया है, यानी कि यहां से यहां तक हमें व्याख्या करना है, तो हम अभी कर देते हैं। चलिए देख लीजिए पूरा गद्यांश। चलिए, ए भैया तुम कहाँ छोट हो रहे हो, संदर्भ आपने से लिख लेंगे आप, मैंने चैप्टर का नाम बता ही दिया। चलिए रेखा चित्र की व्याख्या कर लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कई अधिक मित्र की सहायता करते हैं। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। ठीक है, वह अपने नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। ठीक है, इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। ठीक है, चलिए अब इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो गद्यांश में लिखा है कि मित्र के कर्तव्य उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। ठीक है, चलिए इसी गद्यांश से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मित्र किस प्रकार के होना चाहिए। ठीक है, तो गद्यांश में ही लिखा है कि हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए कि जो समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हो, वृद्धभाषी हो, परिश्रमी हो, सभ्य और सत्यवादी हो। ठीक है, ऐसे ही मित्रों को वास्तविक मित्र माना जाता है। गंजेड़ी को, पियक्कड़ को, सिगरेटी को थोड़े ना मित्र बना लेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप लोग भी इनसे सावधान रहे ना। ठीक है, और पीते हो तो छोड़ दो, सॉरी, ऐसे तो हम पागल ही हैं कि जो आप लोगों को बोला आप कभी नहीं ये कर सकते। हम तो पढ़े लिखे इंसान है मेरे भाई, हमें मालूम है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, हमें मालूम है कि दारू पीने से हमारा लीवर सड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्यों करेंगे मेरे भाई, साफ साफ उस पर लिखा होता है कि इससे आपका लीवर सड़ जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, साफ साफ लिखा रहता है ना कि धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन तब भी वो पीते हैं। तो भाई कौन पीता है, अनपढ़ लोग ही ना करते हैं, वो सब नासा नासी। और आप भी करोगे तो आप पढ़ते लिखते अनपढ़ कहलाओगे, पढ़ के लिख के अनपढ़ कहलाओगे आप। ठीक है, चलिए चौथा आपके सामने गद्यांश मैंने रख दिया है, हे भगवान। जब भी हे भगवान आ जाए, सबके लिए आ जाए, समझ जाना कि ये ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए यहां से यहां तक अंडरलाइन है, बस इतना सा आपको व्याख्या करना है। तो संदर्भ आप खुद लिख लेंगे, ममता मैंने चैप्टर का नाम बता दिया। संदर्भ सेम वही लिखाएगा जो मैंने पहला गद्यांश में करके लिखाया, बस आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जगह पर जयशंकर प्रसाद कर दीजिएगा, मित्रता की जगह पर ममता कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए रेखा चित्र की व्याख्या करते हैं, बहुत कम है। थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच यानी कि घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता को मानना था कि वह विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, बस इतना सा। अब इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता के परम पिता की इच्छा के विरोध लगा। ठीक है, तो गद्यांश में लिखा है कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता के परम पिता की इच्छा के विरोध लगा। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन तो आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। चलिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और जो कि आपके राजेंद्र प्रसाद के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको दिखे विज्ञान तो समझ जाना कि आपका किसके चैप्टर से, राजेंद्र प्रसाद के भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहां से यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है मेरे भाई, इतना का व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, संदर्भ आप खुद लिख लेंगे, पाठ का नाम मैंने आपको पाठ का नाम मैंने आपको बताई दिया, 1 मिनट रुको। हाँ चलो व्याख्या में कर देता हूं, सर्दी हो गई है,
प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह का उत्पादन के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। और ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है। ठीक है, थोड़ा सा और आपको लिखना है कि लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्यागों को भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो गद्यांश में ही लिखा है कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति को उपयोग एक समूह और व्यक्ति को उत्पादन तथा दूसरे समूह व्यक्ति को पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी गद्यांश से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राप्त शक्ति मानव मानवता के लिए हितकार नहीं होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सिंपल भाषा में कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्राप्त शक्ति मानव और मानवता के लिए हितकारी नहीं होती है। ये उस असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है और इसके दुरुपयोगों का नियंत्रित भी कर सकती है। तो ये आपका रहा पांचवा गद्यांश का संपूर्ण हल। ठीक है, चलिए अब छठा गद्यांश देख लीजिए, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखिए, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह नहीं देखता कि वह कैसी जगह पैर रखता है। ठीक है, तो यह किस चैप्टर से लिया गया है, थोड़ा इसको हम पहचान लें, एक मिनट। ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आप कैसे पहचानेंगे। आप शुरुआती की एक लाइन याद रखिएगा, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़, अगर कीचड़ दिख जाए किसी गद्यांश में तो समझ जाइएगा कि वह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ लीजिएगा खुद से, यहां से यहां तक आपका व्याख्या करना है, हम कर देते हैं। संदर्भ लिख लेंगे, चलिए हम व्याख्या करते हैं। शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ में सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता और धीरे धीरे बुरी आदतों में अभ्यस्त हो जाता है। जब कोई एक बार सिगरेट पी ले तो बार बार सिगरेट पीने से लजाएगा नहीं, वो अपने पिताजी के सामने पी लेगा। ठीक है, तो इन सब से दूर रहिए, आचरण गलत आचरणों से दूर रहिए, कृष्ण नाम राधा नाम जपते रहिए। जब बुराई आदत बन जाती है तब वो उससे घृणा भी नहीं करता और ना बुरा कहने से चिढ़ता ही है। जब आप बुरी आदतों में फंस जाएंगे ना तो आप बुरा को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हो और जो आप कर रहे हो ना उसको आप कभी गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, गलत कर नहीं सकते, गलत कह नहीं सकते हो। चलिए इसी गद्यांश से आपका पहला क्वेश्चन है कि कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों। तो कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जा रहा है क्योंकि वह इन कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि क्योंकि उसकी घृणा का समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी उनसे घृणा समाप्त हो जाती है। चलिए इसी गद्यांश से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। तो कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य को विवेक कुंठित हो जाता है और उसे अपने भूले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती, अनंत वह बुराइयों में ही अखंड डूब जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। चलिए लास्ट हमारे गद्यांश है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये अजंता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जिसके लिखा कौन है बताइए आप कमेंट करके, आप ही कमेंट करके बताएंगे, मैं बताऊंगा ही नहीं। पहले पहाड़ काट कर, अब आपको गद्यांश में अगर पहाड़ काट कर दिख जाए तो समझिए कि अजंता चैप्टर से लिया गया है। यहां से यहां तक अंडरलाइन किया है, यहां से यहां तक हमें व्याख्या करना है। चलिए व्याख्या कर देते हैं, संदर्भ लिख लेंगे अपने से, चैप्टर का नाम बता दिया, आपको खुद कमेंट करके बताना है कि इसके लेखक कौन है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों का विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठि पर चित्रकारों ने द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्र की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई है। बस यही तो है व्याख्या उसकी। इसी गद्यांश से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। देखिए
पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गद्यांश में लिखा है कि पहाड़ को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों को, छतों को, खंभों को चिकन कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। तो ये रहे हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसमें से एक ना एक गद्यांश तो फंसेगा ही फंसेगा। 2 गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश करना रहता है, तो एक गद्यांश तो इसमें से ही आएगा और आप स्वयं करके आओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।